नमस्कार, डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत होगी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पे। और साथ ही दर्शकों, आप जानते हैं कि हर रोज़ जब जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत लोगों से प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद भी करती है। और साथ ही अगर हम प्रेरणा की बात करें तो ये प्रेरणा ढूंढने की चीज़ नहीं है, ये हमारे आसपास के लोगों में ही होती है जो चुपचाप निरंतर अपना काम कर रहे होते हैं और समाज में परिवर्तन और बदलाव ला रहे होते हैं। हमें ये होती है कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी है और जीवन में लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और इसी सोच के साथ अगर हम जीवन में आगे बढ़े तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ जो दिन की शुरुआत है एक अनमोल वचन के साथ करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ करते हैं। वो कहते हैं अगर दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है वंदना प्रेयशी। आपको बता दें कि ये सचिव हैं समाज कल्याण विभाग में और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आईएएस बैच 2003 की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पिछले निरंतर 2 दशकों से ये समाज परिवर्तन में, समाज कल्याण में काम करते आ रही हैं और साथ ही बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है, बहुत महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज हम इन्हीं से तमाम जानकारी लेंगे। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, हम जानते हैं कि आप पिछले 2 दशकों से आप समाज कल्याण में, समाज परिवर्तन में आप निरंतर काम करते आ रही हैं। बहुत लोगों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें, अगर आपके मित्रों के बारे में बात करें, आपके दोस्तों के बारे में बात करें, तो उन्होंने आपके एक छवि को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आप एक ऐसी महिला हैं जो कर्मठ हैं, अपने काम को लेके निडरता के साथ आप काम करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप इस बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, सही बात है कि 2 दशक से ऊपर हो चुका है सर्विस में एंड इट्स बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी फॉर 2 डेकेड्स और अलग अलग पोस्टिंग्स मिली और अलग अलग अनुभव रहा है और एक ओवरऑल जो एक छवि जो आपने कहा कि निकला है, जो अपने आप को हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि अपना कोई भी काम दिया जाए तो उसको सिंसियरिटी से करना है, अपना 100% देना है, नियम से चलना है और बिल्कुल डिलीवर करना है। जो सरकार की अपेक्षा है हम लोग से, उसको डिलीवर करना है। तो दिस इज़ व्हाट एज ऑफिसर हु वर्क सिंसियरली और डिलीवरी कर देती है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। जी, और साथ ही अगर हम बात करें, अगर हम समाज के बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात करें, तो हर आम जन तक सही भोजन, सही शिक्षा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हर आम जन तक कोई भी काम की चीज़ों को लेकर, अगर हम खासकर बात करें शिक्षा को लेकर, तो सभी को शिक्षित होना कितना ज़रूरी समझती हैं आप आज के दौर में? वो बिल्कुल, इसमें तो कोई 2 शक ही नहीं है कि एजुकेशन होगा तभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षित सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है जिसमें आपको सिग्नेचर करना आता है, बैंक अकाउंट खोलना आता है। एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कि आपके वर्ल्ड व्यू कैसे चेंज हो सकते हैं, आपका एक नया पर्सपेक्टिव कैसे मिलता है, और वो एजुकेशन देता है। और ये भी एक रिसर्च ने बताया है कि अगर लड़कियां क्लास 10 साल स्कूल में रह जाती हैं और उनका रिटेंशन हो जाता है तो वो आगे चल के बहुत ही सिंसियर नागरिक बनती हैं। एक अपना अगर घर भी चलाती हैं, सिर्फ काम नहीं भी करती हैं, तभी भी दे आर एनलाइटेंड और उनको एक एम्बिशन मिलता है। तो हम एजुकेशन एक पर्सपेक्टिव तो बदल ही देता है एंड इट्स एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस और नॉट गोइंग टू स्कूल्स। जी, और साथ ही मैम हम ये भी जानते हैं, अगर हम समाज कल्याण विभाग की बात करें तो ये इसमें सचिव होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही अगर हम समाज कल्याण विभाग की बात करें तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को और बुज़ुर्गों की सुरक्षा को लेके मेन उद्देश्य है इसका। मैम, इस बारे में भी आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? जी, समाज कल्याण का विभाग जो है वो ऐसे तबकों के लिए है जो सबसे वल्नरेबल है, सबसे हाशिए पे है। तो ऐसे लोगों को जो सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको केटर करता है समाज कल्याण विभाग।
चाहे आप विडोज़ ले लीजिए जो गरीब हैं, आप बुज़ुर्ग ले लीजिए जो निशक्त हैं, कुष्ठ रोगी है, एड्स पीड़ित है, ड्रग एडिक्ट्स है, भिक्षुक है। तो उस तरह के जो लोग हैं जहाँ उसमें हम लोग सरकार उनके द्वार तक पहुँचती है, उनको मदद करती है। एंड दिस इज़ व्हाट सोशल वेलफेयर इज़ ऑल अबाउट। तो हम लोग वही काम करते हैं कि जो सबसे वल्नरेबल है, जो सबसे नीडी है, जिनकी पहुँच बहुत नहीं हमारे तक पहुँच सकते हैं, हम उनके तक पहुँचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। जी, और साथ ही मैम अगर हम बात करें महिलाओं के सशक्त बनाने की, अगर बात करें महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो हमारे बेहतर कल के लिए महिला को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षित होना तो ज़रूरी है ही। तो इस बारे में भी आप क्या कहेंगे कि बेहतर के लिए कितना ज़रूरी है आज हर महिला को शिक्षित होना? ये देखिए, महिलाओं को सशक्त होना सिर्फ एक आइसोलेशन में नहीं होगा। महिलाओं को सशक्त होना एक इकोसिस्टम में होता है। आपका परिवार उस इकोसिस्टम में है, एक आपका समाज उस इकोसिस्टम में है, स्कूल है, कॉलेज है, एक पूरा माहौल है, वो इकोसिस्टम में होता है। तो आप आइसोलेशन में नहीं हो सकती है। तो हाँ, महिला का एम्बिशन को आगे बढ़ाना है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यू हैव टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, और उसके लिए पूरा इकोसिस्टम को साथ आना पड़ेगा, शिक्षा, हेल्थ, सभी को। और वो लोग मिल के आगे बढ़ेंगे तो तभी एक महिला सशक्त होगी और कंट्रीब्यूशन कर पाएंगी अपना समाज में, इकोनॉमी में। वो इम्पोर्टेंट है। जी, और साथ ही अगर हम समाज कल्याण की बात करें, अगर वृद्धजनों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए आश्रम पहुंचाना, उनके लिए सही सुरक्षा पहुंचाना, सही भोजन पहुंचाना। आज हम देख रहे हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो इसके लिए मैम क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएं। देखिए, अगर वृद्ध की बात करें तो हमारे एक वृहद आश्रम गृह चलता है, जहाँ पे हम लोग ऐसे जो लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हम लोग सेवा देते हैं। हम लोग का आपको पता होगा कि पेंशन्स देते हैं हम लोग बुज़ुर्गों को, और जो अभी सरकार ने 400 रुपये से बढ़ा के 1100 रुपये पर मंथ कर दी है। तो ये हम लोग इस तरह से बहुत फाइनेंशियल और फिज़िकल हेल्प देते हैं बुज़ुर्गों को। उनकी आँखों की जांच होती है, अगर उनका फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो करते हैं, अगर सुनाई कम देता रहे तो उनको करते हैं। तो हम एक ऐसा माहौल उनको देना चाहते हैं जहाँ पे वो लव्ड फील करें और एक सुरक्षित फील करें। तो ये हमारा समाज कल्याण विभाग करता है। जी, और साथ ही अगर हम पेंशन की बात करें, अभी हम वृद्धजनों की बात कर रहे हैं, अगर हम बिहार के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, तो इसके लिए मैम क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? और साथ ही जैसा अभी आपने बताया, तो और भी क्या कुछ बदलाव हुए हैं इसमें, इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन सरकार ने जून माह में लिया है कि पहले जो वृद्ध थे, जो विधवाएं थी और जो विकलांग थे, दिव्यांगजन जिनको कहते हैं, उनको 400 रुपये प्रति माह पेंशन मिलता था। तो सरकार का ये निर्णय हुआ कि आप इसको बढ़ा के 1100 किया जाएगा, और उसके बाद जुलाई माह से ये शुरू हो गया। और ये एक बहुत 1100 रुपये इज़ ए सब्सटैंशियल अमाउंट, और लोगों में बहुत खुशी है क्योंकि सरकार ने इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हम लोग जैसे बैंक अकाउंट्स लेते हैं और ये डायरेक्टली अकाउंट में जाता है और बेनिफिशियरी के। और सरकार का ये भी निर्देश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि और रिटरेट किया है बार बार कि हर महीने की 10 तारीख को ये पेंशन सभी के खातों में चली जानी चाहिए, और उनको SMS के माध्यम से सूचना भी देनी है कि आपके अकाउंट में पैसा चला गया। तो ये पूरा एक सिस्टम को पारदर्शी बनाया गया है। हम लोगों ने डिजिटाइजेशन किया है, और उसके माध्यम से हम सभी जगह, सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंश्योर करते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को ये पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाए और उनको इसकी सूचना भी हो जाए। जी, और मैम जैसा कि अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, पेंशन में अप्लाई किस तरीके से करना है, इसके लिए इसकी भी जानकारी नहीं होती है। तो मैम इसके लिए क्या कुछ कार्य किए जाए? जी, अभी बहुत सजगता है लोगों में। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लोगों को पता है कि पेंशन लेना और कैसे लेना है, लेकिन आपको बता देते हैं कि पेंशन की अप्लाई करने की भी प्रक्रिया को टोटल एक RTPS है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट,
उसके अंतर्गत लाया गया है। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर कोई भी आवेदनकर्ता अगर आवेदन देता है तो उसको आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसको निष्पादित करना, यानी कि यू हैव टू डिसाइड ऑन हिज एप्लीकेशन विद इन अ टाइम लिमिट। मतलब कि वो उसको आके आरटीपीएस काउंटर्स है, वो पंचायत भवन में भी है और पंचायत सरकार भवन में भी है और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में भी है, वहाँ जाना है, उनको देना है एंड एक समय सीमा के अंदर इट विल बी डिसाइडेड कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो सारी अर्हताएँ पूरी करते ही क्वालिफाइज और शी क्वालिफाइज, उनको पेंशन मिलेगा। बहुत ही सीमलेस सिस्टम है जिसके माध्यम से पेंशन की स्वीकृति भी दी जाती है। जी, तो मैम अगर हम बात करें समाज कल्याण पे, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो भी लोग हैं, उन तक ऐसे बहुत सारे सरकारी योजना है जो उनके लाभ के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। तो इसके लिए जो विभाग है वो क्या कुछ कर रहा है तो ताकि हर आम जन तक इसकी जानकारी पहुँच सके, क्या कुछ इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो बात है कि लोगों को जानकारी है, जो हमारा अपना जो फील्ड में हमारे से जानकारी मिलती है कि पीपल आर बाय एंड लार्ज अवेयर कि गवर्नमेंट क्या क्या सहायता दे रही है, एटलीस्ट ग्रास रूट्स लेवल पे। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट का बहुत विभिन्न माध्यमों से एक आउटरीच प्रोग्राम होता है और उनसे लोगों को पता है। जो सबसे बेसिक लेवल पे होता है वो हमारे जो ऑफिसेज होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं। जैसे कि हमारा विभाग है, अभी जो हमारे पेंशन की योजना का वितरण का कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें 72 लाख लोग जुड़े थे और उनको बताया गया था कि क्या है पेंशन योजना। इसी तरीके से हमारा वीकली प्रोग्राम होता है सखी वार्ता, जिसमें हम महिलाओं को बताते हैं कि हम गवर्नमेंट की क्या स्कीम है और फिर उनसे उनके एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं और उनको फिर हम लोग गाइडेंस देते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह अभी जीविका ने महिला संवाद किया था, मुझे लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने टच किया। तो ये एक बेसिक लेवल पे होता है कि व्हेन फील्ड विजिट्स और कैंपेन के माध्यम से। इसके अलावा जो आईपीआरडी है वो कई कार्यक्रम करती है और वीडियोस बनाती है, उनका होर्डिंग्स होता है, उसके माध्यम से लोगों को पता है। अब तो हम लोग एसएमएस भी भेजना शुरू कर दिए हैं। तो आई थिंक देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन का अभाव मेरे को नहीं लगता है लोगों में है और लोग दे आर यूजिंग द पब्लिक जो है वो आके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में आके अपना जो डिमांड्स है वो पूरा कर रहे हैं। जी, और साथ ही अगर हम बात करें समाज कल्याण विभाग के बाल संरक्षण की, अगर हम बात करें तो बाल संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक देख रहे हैं कि एक सामाजिक चुनौती भी सामने आ रही है, बाल विवाह। बहुत जगह ऐसा है कि बाल विवाह से आज हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या कुछ इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस पे रोकथाम लगाया जाए? इस बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, बाल संरक्षण इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इशू, क्योंकि ये बच्चे सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं और उस समय उनको क्या माहौल मिलता है ये बहुत ज़रूरी है। तो बाल विवाह तो एक जगह है, लेकिन कई बच्चे लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, कुछ के पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ हो जाते हैं, तो उनकी परवरिश की समस्या होती है। तो कुछ बच्चे जो डिसेबल्ड हैं और उनको परिवार उनको देख नहीं पाता है, तो उनके लिए तो ये समाज कल्याण विभाग इन सभी बच्चों के लिए काम करता है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू नर्चर दिस पीपल जो बहुत ही कोमल है, बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही वंचित है। तो उनको मेरा विभाग करता है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग योजनाओं से। हमारे होम्स चलते हैं। और जहाँ तक बाल विवाह की बात है, ये तो कानूनन अपराध है, लेकिन अभी बाल विवाह बिहार में कम हुआ है इन द सेंस कि पहले की जो तुलना में एज कम हुआ है, अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। बट अभी पहले जैसे अगर 14-15 में शादी होती थी, अब 16-17 में हो रही है शादी, तो वो एज आगे बढ़ गया है एंड वी आर एनकरेजिंग फैमिलीज़। हमारी जो सखी वार्ता की मैंने बात की, वी एंगेज नॉट ओनली विमेन बट उनके पेरेंट्स को करते हैं, फादर्स को इन्वॉल्व करते हैं। और अगर कहीं होता है तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिस्टम जिससे हम लोग बाल विवाह को रुकवा देते हैं। और ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, ये लड़कियों की बात नहीं है, लड़के भी उस बाल विवाह में इन्वॉल्व है, वो भी शायद माइनर ही है। तो उसके दोनों के लिए हमारे लिए रुकवाना होता है, फिर उनको रिहेबिलिटेट करना होता है। तो बाल विवाह के लिए एक पूरा कैंपेन है हमारा जो इसको रोकता है, क्योंकि बाल विवाह एक बच्चों का पोटेंशियल को ख़त्म कर देता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो रेडी नहीं है उसको दे देता है। तो वाई डिपार्टमेंट इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव ऑन स्टॉपिंग बाल विवाह। जी, और
साथ ही अगर हम बात करें समाज का एक ऐसा वर्ग जो दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, इनके अगर हम बारे में बात करें तो आज ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो कार्य करके वो रोज़गार भी प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की ही बात करें, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें उन्हें रोज़गार मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके लिए क्या कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ योजनाएँ बनाई गई हैं दिव्यांगजनों के लिए? इस बारे में भी थोड़ा ये तो दिव्यांगजन के लिए मेरे को लगता है कि हमारी सरकार जो है एब्सोल्युटली सेंसिटिव है। मतलब इतने कार्यक्रम चल रहे हैं दिव्यांगजनों के लिए और उनको हम लोग उनके तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने पेंशन की तो बात हो ही गई कि उनको पेंशन मिलता है। उनके स्कूलिंग के लिए अगर वो डिफरेंटली एबल्ड है तो उनके लिए अलग स्कूल्स चलाए जाते हैं। उनके स्किलिंग का काम किया जाता है। अभी अगर वो बहुत होनहार है, वो अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर वो पढ़ाई करेंगे और यूपीएससी या बीपीएससी देना चाहते हैं और वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उनको सिविल सर्विसेज का मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के लिए बीपीएससी के लिए 50,000 रुपये और यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हम मोटराइज्ड स्कूटीज़ देते हैं, हम इक्विपमेंट्स देते हैं, हम हियरिंग एड हुआ, बैसाखी हुआ। अगर वो सेरेब्रल पाल्सी से सब है तो उनको हम वो सिखाते हैं कि किस तरह से अपना आप बात कीजिए। हमारे ट्रेनर्स, हमारे बुनियाद केंद्र हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो द एंटायर इशू इज़ कि हम लोगों ने, मुझे लगता है कई योजनाएं चल रही है और हमको वन ऑफ द मोस्ट, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का ये जो प्रयास है वो बहुत ही एक छोटे पॉपुलेशन के लोग हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं और वो डिफरेंटली एबल्ड है और उसके लिए सरकार उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना रही है। और एक अगर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव देखें तो उनके बचपन से लेके उनके वयस्क होने तक और बुढ़ापे तक के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं ताकि इनको हम मेन स्ट्रीम में ला सके और उनका एक्सेप्टेंस कर सके। और बस प्रॉब्लम समाज में है कि वो उनको दूसरी नज़रिया से देखते हैं। हम सरकार बहुत कुछ कर रही है उनको एमालगमेट करने में, मेन स्ट्रीम में लाने में, लेकिन अब सब हमारी सामाजिक ये है कि हम उनको उस तरह से एक एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो बिल्कुल सहज महसूस करें। जी, और साथ ही में हम दिव्यांग की, अगर हम दिव्यांगजनों की तो हमने बात की योजनाओं की, अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिला कन्या उत्थान योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी एक ऐसी योजना है जिससे महिलाओं को, लड़कियों को लाभ मिल रहा है। तो इस बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? मुस्कान, मेरे को लगता है तुमने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। जी, पता है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सरकार, जो बिहार सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए जितना किया है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी इस तरह से किया है। कन्या उत्थान तो एक छोटा सी स्कीम है। अगर आप देखो तो एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया है उनको सशक्त होने का, उनको एम्पावर करने के लिए, और वो शुरू होता है, मुझे याद है जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, सबने रिजर्वेशन दिया, उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया कि महिलाएं आएंगे उसमें। सर्विसेज में जो है उसमें 35% का है रिजर्वेशन। आपको अगर देखें तो जीविका की महिलाओं के थ्रू एक समूह बना के उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट की बात की गई है। अगर आप देखें तो कन्या सुरक्षा और कन्या उत्थान योजना है जिसमें लड़कियों के 18 साल होने पे उनकी पढ़ाई के लिए जो ज़रूरत है वो पूरा किया जाएगा। मतलब कि एवरी स्टेप में एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अगर आप साइकिल योजना देखें, वो इन इटसेल्फ इज़ अ विजुअल फॉर्म ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन फॉर एम्पावरमेंट। तो एक मुझे लगता है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो एक टर्नओवर आया है, एक पूरा हमने तो 20 साल में देखा है कि किस तरह से पूरा बदलाव आया है, और इसलिए आया है कि फोकस महिलाओं पे हुआ है और शुरू से ही महिलाओं पे उनके सशक्तिकरण पे बहुत ही इसको प्रायोरिटाइज किया गया है जी। और कई योजनाएं आई हैं, मतलब कि हर विभाग कुछ करता है। और एक जेंडर बजट का कॉन्सेप्ट है कि एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू कीप एक अपने बजट का 1% महिलाओं के लिए, जेंडर बजटिंग के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली टारगेट करना है उनको। तो जेंडर बजट अब लाना भी बहुत बड़ी बात है कि एवरी डिपार्टमेंट को कंपल्सरीली कुछ एक बड़ा अमाउंट बजट का महिलाओं के प्रोग्राम्स के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं रिलेटेड स्कीम्स के लिए करना है।
तो एक बहुत ही बड़ा एनवायरनमेंट बनाया गया है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर वुमेन का एम्पावरमेंट एंड उनको आगे बढ़ाने के लिए। जी, और साथ ही हम देख रहे हैं कि अगर समाज कल्याण की बात करें, समाज के विकास की अगर बात करें, तो महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही जो भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को शिक्षित करने के लिए है, ताकि महिलाएं आगे बढ़ें और नौकरी प्राप्त करें। और जैसा कि प्रधानमंत्री का ये भी है कि रोज़गार देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं, हमें देने वाला बनना है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हर घर में महिलाएं शिक्षित होना कितना ज़रूरी आप समझते हैं, इस बारे में भी आप बताएं। ये तो आपने पहले भी पूछा है कि महिलाओं को शिक्षित होना तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट आप जो बात कर रही हैं उन, आई थिंक आई आंसर द अर्लियर क्वेश्चन जिसमें आपने पूछा कि महिलाओं को रोज़गार का, तो रोज़गार का आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बार आप इकोनॉमिकली आप सशक्त हो जाते हैं तो उसके बाद आप में एक बल आता है, आप में एक अपना स्टैंड लेने की क्षमता आ जाती है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो और ये रोज़गार से आता है। रोज़गार कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट के लिए लोग करते हैं, जो आप आजकल महिलाओं को पुलिस में देख रही हैं, बिल्कुल इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट टू सी सो मेनी विमेन पुलिसमैन ऑन द रोड्स, वो सब तरह की ड्यूटीज़ कर रही हैं। दूसरा है जो सरकारी ऑफिसेज में भी बहुत महिलाओं की संख्या बढ़ी है। दूसरा है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपका स्वयं कोई स्किलिंग करा के आप स्वयं का रोज़गार कीजिए। और हमारी इसके पहले मैं उद्योग में थी, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में स्पेशल महिला उद्यमी योजना है, जहाँ पे महिलाओं को राशि दी जाती है ताकि आप स्वयं अपना स्किलिंग के बाद आप अपना उद्योग लगा सकें। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है, और मैंने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देखे हैं उसमें कि महिलाओं ने अलग अलग तरह का काम किया है। दे स्टार्टेड विद छोटा सा यूनिट स्टिचिंग का, आज वो रेडीमेड गारमेंट्स में आ चुकी हैं। अगर ब्यूटिशियन का किया तो आगे आ गई हैं, तो अपना चेन खोल दिया है। मैंने तो एक रेस्टोरेंट को देखा था कि छोटा सा ढाबा से शुरू किया, उसके बाद एंड दीज वीमेन आर एम्प्लॉइंग मोर देन 4 to 5 पीपल एवरीवेयर। तो ये अब वो जो आपने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये आप रोज़गार लेना नहीं देना है, तो आई हैव सीन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो महिलाओं के लिए जो उसका पार्ट है, उसमें हमने देखा है कि दिस विमेन हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू अदर पीपल। तो एक है, माहौल है, और वो चेंज दिखता है फील्ड में। जी, और साथ ही अगर हम आंगनवाड़ी की बात करें, तो ये ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए आधार पर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके लिए और क्या कुछ बेहतर प्रयास किए जाए ताकि इन सभी को लाभ मिल सके, इस बारे में भी थोड़ा बताएं आंगनवाड़ी के बारे में। ये आंगनवाड़ी जो केंद्र है, ये बहुत ही पुरानी योजना है, और इसमें किया जाता है कि जो 0 to 6 के हैं बच्चे, उनको वहाँ पे सब तरह की सुविधाएं दी जाती है। इम्यूनाइजेशन का दिया जाता है, अगर वो उनको फूड का अगर अतिरिक्त राशन की ज़रूरत है तो वो दिया जाता है। तो मेन पर्पस इज़ कि उसको आपको मैल न्यूट्रिशन से बचाना है बच्चे को। और साथ ही प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी वहाँ पे दिया जाता है, टेक होम राशन दिया जाता है, उनका भी इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है। और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है, उनको भी टेक होम ड्राई राशन देते हैं ताकि आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो एक बहुत ही वो ऑर्गेनिक सिस्टम है एक आंगनवाड़ी केंद्र, जहाँ पे सभी लोग को कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है सरकार की तरफ से, एंड इट्स ह्यूज। यहाँ पे बिहार में आज के दिन 1,25,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, और ये लक्ष्य है अभी कि हर वार्ड में एक हो। और वहाँ पे बच्चों को न सिर्फ न्यूट्रिशन का है, अब बात हो रही है प्री स्कूल टीचिंग का। तो प्री स्कूल जो है, जैसे कि संभ्रांत परिवार के बच्चे जाते हैं प्री स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे स्कूल जाने के पहले कुछ लर्निंग होता है, कुछ एक पीयर के साथ इंटरेक्शन का सिस्टम समझाया जाता है। उसी तरह से एक करिकुलम बनाया गया है प्री स्कूल बच्चों के लिए जो यहाँ जाते हैं, और उनको सिखाना होगा। तो एक वो जो हम लोग आंगनवाड़ी को बेहतर बनाने के लिए ये भी कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक एक बच्चों का ट्रैकिंग करते हैं हम लोग, वेट का करते हैं, हाइट का करते हैं, क्योंकि स्टंटिंग का प्रॉब्लम ना हो, मैलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं है। और एक भारत सरकार का पोषण ट्रैकर है, उसमें हर एक बच्चों का डेटाबेस होता है। तो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग वहाँ के लिए। अब तो वहाँ पे अब कई जगह तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं ताकि बच्चे एनवायरमेंटली सेंसिटिव हो जाए। तो आंगनवाड़ी इज़ वेरी ऑर्गेनिक केंद्र, जहाँ पे सबको
बच्चों को और जो महिला लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं और जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, सभी को हम लोग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एजुकेशन तो हमने 2-3 बार हमने इस पे बात किया है कि सभी के लिए एजुकेटेड होना कितना आज के दौर में ज़रूरी है। साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ अगर हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी चीज़ में स्किल होना या स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो होना कितना ज़रूरी आप मानती हैं आज के दौर में? देखिए, स्किल आपको कल के लिए तैयार कर देता है। एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग जो आप कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। और ये स्किल कुछ भी हो सकता है। ये स्किल आपका राइटिंग स्किल हो सकता है, आपका बोलने का स्किल हो सकता है, ये आपका कोई काम का स्किल हो सकता है कि आप स्किलिंग का मतलब है कि आप कुछ हुनर जानते हैं, स्टिचिंग भी कर सकते हैं, आप कंप्यूटर कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा जो एक निगम है, महिला विकास निगम, उसमें हम महिलाओं के लिए कराते हैं। और एक नैरेटिव था कि महिलाओं को ब्यूटिशियन बना दो, महिलाओं को स्यूइंग मशीन्स दे दो, पर हमने उसको बिल्कुल बदल दिया है। हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी करा रहे हैं, अकाउंटेंसी करा रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में, जैसे कि होटल्स में आप जाके कैसे आप कर सकते हैं, आप जो आजकल बहुत मॉल्स हैं उसमें आपको सर्विसेज सेक्टर है। तो हमने एक नैरेटिव भी बदलने की कोशिश की है कि महिलाएं सिर्फ ब्यूटिशियन और सिलाई मशीन का काम नहीं करती, वो आगे जाके कुछ कर सकते। वो डिलीवरी गर्ल्स, जोमेटो की डिलीवरी गर्ल्स बन रही, क्योंकि हमने उसको स्कूटी चलाना सिखाया है। तो हमने कई तरह के स्किल्स पे बात किया है। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में कहीं भी जो AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके लिए भी हम लोग को रेडी होना है, क्योंकि डिजिटाइजेशन तो आ ही चुका है। अब उसको मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो उसी से हम लोग को अपना स्किलिंग को रेडी रखना है, अपने आप को रेडी रखना है, फ्यूचर रेडी रखना है। और महिला विकास निगम अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से लोगों को फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत कोशिश कर रहा है। जी, और साथ ही में हम बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली, हमने समाज कल्याण के हर क्षेत्र के बारे में हमने बात कर लिया, एजुकेशन कितना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर हम बेहतर समाज के निर्माण की अगर बात करें, तो साथ ही साथ खुद को भी एक बेहतर इंसान बनना कितना ज़रूरी है सभी के लिए, इस बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, बेहतर इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन बेहतर इंसान बनने के लिए हमें बचपन से ही करना पड़ेगा। बच्चों को नर्चरिंग करना पड़ेगा, उनका ग्रूमिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप घर के माहौल से ही हमको शुरू करना है कि आप उस समय लड़का लड़की में अगर भेद नहीं कर रहे हैं, तो लड़कियों को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वहाँ से शुरू होता है। फैमिली इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम लोग एक बेहतर इंसान बनने का कोशिश कर सकते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज़ आर वी गिविंग? और मेरे को लगता है कुछ वैल्यूज़ तो हमें बचपन में दे ही देना चाहिए। वो एक है कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें पूरे आसपास की चीज़ों के लिए, क्लाइमेट चेंज है, सफाई है, क्लीनलीनेस है, पोल्यूशन है, इसके प्रति बचपन से ही सजग होना पड़ेगा हम लोग को। और दूसरा जो है वो महिलाओं को रिस्पेक्ट के लिए। मैंने इवन टुडे आई इंटरेक्ट विद पीपल हु आर वेरी वेल प्लेस्ड, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्रो विमेन है, एंड दे आर सो रिग्रेसिव। वो रिग्रेसिव इस तरीके से हैं कि बोलेंगे उनको काम करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, हस्बैंड तो इतना कमाता है, यू नो, एंड यू डोंट रियलाइज़ कि वो खुद नहीं रियलाइज़ करते हैं कि उनका वो स्टेटमेंट कितना लोडेड है, एंटी विमेन है, कि विमेन सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती है, अपने वजूद के लिए काम करती हैं। तो वो हम लोगों को जो अपने आप को एक बार ना इंटरनली देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या बायसेस आ चुके हैं और उन बायसेस को हम कैसे निकालें। क्योंकि आई एम सरप्राइज्ड कि जिस तरह से हम लोग इतना रिग्रेसिव चीज़ें हम बोल देते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, अपने बिलीव्स को, कि हम तो अपने वुमेन को अलाउ कर देते हैं सब करने के लिए, हमने अलाउ किया है, मतलब दे डोंट इवन रियलाइज कि विमेन डोंट नीड परमिशन। तो अपने आप को एक बार ना अनलर्न करने की ज़रूरत है बड़ों में। मैंने कहा कि छोटों में आप संस्कार दीजिए, आप उनको सही वैल्यूज़ दीजिए, उनको सही डायरेक्शन में ले जाइए, और जो बड़े हैं, जो मैच्योर हो गए हैं, प्लीज़ अनलर्न करके रीलर्न कीजिए, क्योंकि बहुत बायसेस आ चुके हैं। और अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदलिएगा तो आप एक बेहतर इंसान बनिएगा। जी,
मैम आपने फैमिली की भी बात की है, फैमिली रूट्स की बात की है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहूँगी कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई, आज आप 2 दशकों से आप समाज कल्याण में काम कर रही हैं निरंतर लोगों के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ से हुई, घर परिवार के बारे में भी थोड़ा कुछ बताना जस्ट टू चाहेंगे? करेक्ट यू, मैं 2 दशक से समाज कल्याण में नहीं हूँ। 2 दशक में आई हैव हेल्ड मेनी पोजीशंस एज एन IAS ऑफिसर। हम जब सर्विस में आते हैं तो हम लोग कई तरह के पोजीशंस करते हैं। फाइनली एवरीथिंग इज अबाउट कि सोसाइटी को देना है, बट समाज कल्याण एक विभाग है जिसमें समाज अभी मैं परिवर्तन, आया हूँ, बट समाज में परिवर्तन लाने का काम है, और एक जो गवर्नमेंट का जो मैंडेट है उसको हम लोग डिलीवर करते हैं। तो इट्स बीन 2 दशक का है जर्नी है, अलग अलग पोजीशंस पे रहे हैं, कभी फील्ड में रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के रूप में रहे हैं, फिर भारत सरकार में आई हैव वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ग्लोबल फोरम्स, मैंने वर्ल्ड बैंक में, ADB में जाके, विदेशों में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सर्विस है ना, एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम देता है हम लोगों को परफॉर्म करने के लिए, और सभी का निचोड़ यही है कि आप समाज को किस तरह से, आप गवर्नमेंट का इंटेंशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराइए, प्लान कराइए, ताकि एक बदलाव आ सके, एक पॉजिटिव चेंज आ सके। और जो दिख रहा है मेरे को, व्हेन आई लुक बैक, मेरे को बहुत चेंजेस दिखते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हो। 2 दशक पहले कहीं भी जाने में इतना टाइम लगता था, अब बिहार के किसी कोने में आप 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आया है, एक नज़रिया में मेरे को चेंज नज़र दिखता है लोगों का, बिहार के प्रति जो अब एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है लोगों का, वो मुझे दिखता है। तो आई थिंक लास्ट 2 डेकेड्स हैव बीन एब्सोल्युटली बदलाव का एक, जो कहते हैं ना, वो दिखता है, दिख रहा है जी। और ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि आप निरंतर काम करते आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो काम से ही है जो समाज में एक परिवर्तन दिखता है, समाज में एक बदलाव दिखता है। और साथ ही मैम अपने घर परिवार के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो अगर हम घर परिवार की बात करें, शादी के बाद अपने हस्बैंड के बारे में बात करें, तो सपोर्ट महिलाओं के लिए फैमिली का बहुत ज़रूरी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपोर्ट ज़रूरी है, जिस तरह से एक पुरुष को महिला का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो काम करने जाते हैं तो महिलाएं पूरा सपोर्ट करती हैं, उनको उनका घर देखती है, तो उसी तरीके से पुरुषों को एक रेसिप्रोकल देना चाहिए। अगर उनका कोई एम्बिशन है तो अगर आप पॉजिटिवली उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कम से कम नेगेटिव तो मत बनिए, रुकावट मत बनिए। क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे महिलाओं को, तो इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ यू, ये दोनों के लिए अच्छा है। और इट्स नेवर ईजी फॉर अ वर्किंग वुमन, जो वर्किंग वुमेन तो हमेशा वर्किंग है, सॉरी, बट वुमेन हु गो आउटसाइड एंड वर्क, क्योंकि इट्स आसान नहीं है। और आपको घर भी देखना ही है, तो अगर पुरुष उसमें कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दे, और उसमें अपने, और इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, एहसान नहीं दिखाना, ये आपकी ड्यूटी है, और आपको घर में सपोर्ट करना है। वो बदलाव जो उसके पहले आपने पूछा ना कि बदला कैसे बेहतर इंसान बनेंगे, तो आपको एक जताना नहीं है, हम तो कभी नहीं जताते किसी को, एक माँ अपने बच्चे को नहीं जताती है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं जताती है, तो क्यों हस्बैंड अपनी वाइफ को या कोई जताएगा कि हम आपके लिए कर रहे हैं? वी डू इट, एंड इट्स नेवर इजी, बट पॉसिबल है। इट्स नॉट कि इम्पॉसिबल है। बहुत लड़कियां हैं, मुझे बहुत दुख होता है तब, पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स ने इतने एम्बिशन से दिया उनको, इतना उनको सपोर्ट किया कि आप पढ़िए, और शादी के बाद वो नौकरी छोड़ देते, काम छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चा कौन देखेगा? बच्चे पल जाएंगे, बट अगर आप आज अपना पोटेंशियल छोड़ के बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि आपके ससुराल वालों ने कह दिया कि आप बच्चे देखिए, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, आप खुश नहीं रहोगे। तो तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। गो आउट एंड वर्क, अपने एम्बिशंस को पूरा कीजिए। और बच्चों को, आई एम एन एग्जाम्पल कि मैंने दोनों को निभाया है। मेरी 2 लड़कियां हैं, 2 बेटियां हैं, एंड आई ट्राइड टू, आई कैन टेल यू दैट कि कोई भी स्टे एट होम मदर से बेहतर ही किया होगा, उनसे बुरा तो नहीं किया होगा मैंने। एंड माई चिल्ड्रन आर प्राउड ऑफ मी, तो वो भी एक संस्कार दे रहे हैं हम। नहीं, वी आर गिविंग देम अ रोल मॉडल।
उनको हम एक जो बात हो रही है बच्चों को बचपन से सिखाना है, तो वो मैंने दिया है उनको, तो दे विल डू वेल। तो ये गिल्ट में नहीं रहना है कि हमारे बच्चों को कौन देखेगा। सब बच्चे पल जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं अपनी वर्किंग मदर्स के साथ, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ वर्किंग मदर्स। राइट। साथ ही में अगर हम आने वाले कल की बात करें तो किस तरीके से आप आने वाले कल को देखती हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे सभी दर्शकों को जो भी आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे सभी को? देखिए, आने वाला कल दो तरीके का होता है, एक रियलिस्ट होगा, एक आइडियलिस्ट होगा। रियलिस्ट होगा क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स पता है, हमें पता है कि कौन दिशा में है, तो इट टेक्स टाइम। बट एक आइडियलिस्टिक की बात करें तो आई वुड वांट अ वर्ल्ड जहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है, हम जितना पेड़ है, फॉरेस्ट है, जानवर है, नदियाँ हैं, सबको हम लोग क्लीन रख रहे हैं, खुश, वो बहुत ज़रूरी, वो बैलेंस जो है ना बना के रखना है हमें इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच में, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में। वो मेरा एक सपना है कि दैट बैलेंस, वो जो दो एक बहुत दिन से धरती चल रही है और एक बैलेंस बना हुआ है, उसको नहीं बिगाड़ना, उसको हमको नेक्स्ट जनरेशन को उसी हालत में, बेहतर हालत में देना है। और दूसरा जो हम बात करेंगे कि एक शिक्षित समाज हो, समाज जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है, जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स है, जो समाज कल्याण विभाग जिसके लिए काम करता है, उनको हम इज्जत की नज़र से देखें। कुछ रोगी है, बेगर्स हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, बट लड़कियां जो घर से इलोप करके शादी करके टीनेज प्रेगनेंसी हो चुका है, आप उनको इज्जत से देखिए। मेरा विभाग उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिसके समाज में इज्जत नहीं मिलती है ज़्यादा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि सभी से कि सक्सेसफुल लोगों को तो सब रिस्पेक्ट करते हैं, जो बढ़िया कर रहे काम में सब रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी इंसानियत उसमें है जो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करे जो वल्नरेबल है, जो कमज़ोर हैं, जो सक्सेसफुल नहीं है, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमको लगता है कि ओवरऑल एक समाज में एक मेरा फ्यूचर ऐसे ही होगा, एक हम जो विजुलाइज करते हैं। जी, साथ ही मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए, जो कीमती वक्त आपने दिया है, जो तमाम जानकारी दी है, चाहे वो बात योजनाओं की हो, महिलाओं के उत्थान की हो, सारी चीज़ों को लेके, और जो पीस ऑफ एडवाइस आपने सभी को दिया है, ये कहना कि बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। मैम, तहे दिल से आपका शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू। और इसी के साथ दर्शकों, जैसा कि वक्त की थोड़ी पाबंदी है और जाते जाते हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director.ddkpatna@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, अब अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। फिर तब तक मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।